हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट केजीएस आईएएस के द्वारा जो है 72 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाया गया है उसी को जो है हम लोग रिवीजन करेंगे। और इसमें जो है हम लोग टेस्ट नंबर 1 जो है हम लोग पढ़ रहे थे और टेस्ट नंबर 1 जो है बिहार स्पेशल का जो है टेस्ट लिया गया था। तो इसमें से जो है हम लोग 70 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग इसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। टेस्ट नंबर 1 में जो है हम लोग 70 क्वेश्चन पढ़ चुके थे स्टूडेंट। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे 71 नंबर से क्वेश्चन। तो 71 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है मंडल का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में मुख्यालय का नाम दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। यहाँ पे जो है गलत जो है टाइपिंग है स्टूडेंट। यहाँ पे मंडल नहीं होगा, यहाँ पे प्रमंडल होगा। तो कौन से प्रमंडल का जो है कहाँ मुख्यालय है उसी को जो है इसमें मिलान करना है। तो फर्स्ट में है तिरहुत। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट है सारण। सारण का मुख्यालय कहाँ है? तो सारण का मुख्यालय छपरा है। नेक्स्ट है मगध। मगध का मुख्यालय कहाँ है? तो मगध का मुख्यालय गया है। नेक्स्ट है कोसी। कोसी का मुख्यालय कहाँ है? तो कोसी का मुख्यालय सहरसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सभी जिलों में कुल जनसंख्या के मामले में पटना जिला का कौन सा स्थान है? तो पटना जिला का जो है 15वां स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, शाहाबाद क्षेत्र में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा की विशिष्ट विविधता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो शाहाबाद क्षेत्र में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा की विशिष्ट विविधता कौन सी है? तो ये है मानक भोजपुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रोग बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गन्ने की खेती को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा फसल रोग है जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गन्ने की खेती को प्रभावित नहीं करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अस्मट, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है बिल्ट, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पोक्का बोइंग और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है येलो बीन मोजोक। तो येलो बीन मोजोक जो है गन्ने की खेती को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। येलो बीन मोजोक जो है एक प्रसिद्ध विषाणु जन्य जो है बीमारी है ये, और ये जो है गन्ना को प्रभावित नहीं करता है। यह भिंडी को प्रभावित करने वाली सबसे विनाशकारी बीमारी है जो सफ़ेद मक्खी द्वारा जो है फैलता है। क्वेश्चन नंबर 75, बरौनी रिफाइनरी की वर्तमान कच्चा तेल प्रसंस्करण क्षमता कितनी है? तो बरौनी रिफाइनरी की वर्तमान कच्चा तेल प्रसंस्करण क्षमता है 6.0 MMTPA। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, कमला और महानंदा नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कमला और महानंदा नदी के संबंध में कथन दिया हुआ है और कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है कमला नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय की सोमेश्वर श्रेणी से होता है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कमला नदी की प्रमुख सहायक नदियां सोनी, धौरी, बलान और त्रिशूला है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में महालदी राम पहाड़ी से होता है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है महानंदा नदी उत्तर दिनाजपुर कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो दिनाजपुर से बिहार के कटिहार जिले में प्रवेश करती है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना था। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ था कमला नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय की सोमेश्वर श्रेणी से होता है, तो ये गलत है।
कमला नदी का उद्गम जो है नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से होता है, ना कि सोमेश्वर श्रेणी से होता है, तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कमला नदी की प्रमुख सहायक नदियां सोनी, धौरी, बलान और त्रिशूला है, तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ था महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में महालदी राम पहाड़ी से होता है, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है महानंदा नदी उत्तर दिनाजपुर से बिहार के कटिहार जिले में प्रवेश करती है, तो ये गलत है। महानंदा नदी जो है बिहार में किशनगंज जिले में प्रवेश करती है, ना कि कटिहार जिले में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है 2 और 3 जो है सही है और 1, 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 77, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है खनिज का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में स्थान दिया हुआ है, स्थान का नाम, और उसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है अवरख। अवरख कहाँ मिलता है? तो अवरख मिलता है नवादा में। नेक्स्ट है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट कहाँ मिलता है? तो क्वार्टजाइट मिलता है लखीसराय में। नेक्स्ट है डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ मिलता है? तो डोलोमाइट मिलता है रोहतास में। नेक्स्ट है स्लेट। स्लेट कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है मुंगेर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, बिहार में कांवर झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार में कांवर झील के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है इसका निर्माण नदी संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से तब हुआ जब गंगा नदी की एक विसर्प धारा कटकर अलग हो गई, जिससे एक अर्धचंद्राकार गोखुर झील का निर्माण हुआ। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है कांवर झील एशिया की सबसे मीठे पानी की गोखुर झील है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 79, कांवर झील पक्षी अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कांवर झील पक्षी अभयारण्य के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है कांवर झील पक्षी अभयारण्य को वर्ष 2020 में एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है यह गर्मियों के दौरान पश्चिम एशिया से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कांवर आर्द्रभूमि के आसपास देखे जाने वाले प्रमुख पक्षियों में लेसर एडजीट्यूट और ग्रेट स्पॉटेड ईगल शामिल है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसमें जो कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ था स्टूडेंट कि कांवर झील पक्षी अभयारण्य को वर्ष 2020 में एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था, तो ये गलत है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य को जो है 1989 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है यह गर्मियों के दौरान पश्चिम एशिया से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है, तो ये भी गलत है। यह अभयारण्य जो है गर्मियों के दौरान नहीं, सर्दियों के मौसम में जो है प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कांवर आर्द्रभूमि के आसपास देखे जाने वाले प्रमुख पक्षियों में लेसर एडजीट्यूट और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल शामिल है, तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार में जलोढ़ मृदा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार में जो है जलोढ़ मृदा के वितरण के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है सुपौल, सहरसा, दरभंगा और मधुबनी बांगड़ मिट्टी की पट्टी में आते हैं, तो ये गलत है। सुपौल, सहरसा, दरभंगा और मधुबनी जो है बांगर मिट्टी के पट्टी में नहीं, खादर मिट्टी के पट्टी में आते हैं। और सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पटना, नालंदा और भोजपुर मुख्यतः खादर निक्षेपों से संबंधित है, तो ये भी गलत है।
पटना, नालंदा और भोजपुर जो है भोजपुर में जो है पुराने मिट्टी, जिसको जो है बांगर कहते हैं, वो मिलता है। और खादर जो है नए मिट्टी को कहते हैं और पुराने मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है कौन सा सही है उसको चूज करना है। तो इसमें जो है दोनों कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, झुनझुनवा पहाड़ जो अपनी अद्वितीय धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने वाली चट्टान के लिए जाना जाता है, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है बिहार के औरंगाबाद जिला में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में जो है जलप्रपात का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में स्थान दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। कौन सा जलप्रपात कहाँ है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है ककोलत। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ककोलत जलप्रपात नवादा में है। नेक्स्ट है जियार कुंड। जियार कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो ये है भोजपुर में। नेक्स्ट है दुर्गावती। दुर्गावती जलप्रपात कैमूर में है। नेक्स्ट है ओखारिन। ओखारिन जलप्रपात रोहतास में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, गिद्धेश्वर पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, ये पहाड़ियाँ मुंगेर और जमुई दोनों जिला में स्थित है। तो ये सही है कि गिद्धेश्वर पहाड़ी जो है मुंगेर और जमुई दोनों जिला में स्थित है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, ये बिहार में हिमालय पर्वत का ही विस्तार है। तो ये गलत है। ये जो है बिहार में हिमालय पर्वत का विस्तार नहीं है, ये छोटा नागपुर पठार के विस्तार का हिस्सा है गिद्धेश्वर पहाड़ी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार की झीलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार के झीलों के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा जिले में स्थित है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, अनुपम झील गया जिले में स्थित है। तो ये गलत है। अनुपम झील जो है गया जिले में स्थित नहीं है, अनुपम झील जो है कैमूर जिला में स्थित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 85, गंडक नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गंडक नदी के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसका उद्गम तिब्बत नेपाल सीमा के निकट निहुबिन हिमालय ग्लेशियर से होता है। तो ये सही है कि गंडक नदी का जो है उद्गम होता है तिब्बत नेपाल सीमा के निकट निहुबिन हिमालय ग्लेशियर से होता है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह बेगूसराय के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये गलत है। यह जो है बेगूसराय के पास गंगा नदी में जो है नहीं मिलती है। ये जो है गंडक नदी जो है बिहार में हाजीपुर के पास जो है गंगा में मिलती है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, इस नदी में गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल दोनों पाए जाते हैं। तो ये सही है कि गंगा नदी में जो है गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल दोनों पाए जाते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 86, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन दिया हुआ है, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र 2 की मिट्टी आमतौर पर गैर चूना युक्त प्रकृति की होती है। और कारण दिया हुआ है, कोसी और महानंदा जैसी नदियां चूना समृद्ध तलहटियों के बजाय अम्लीय खनिजों से समृद्ध हिमालय जलग्रहण क्षेत्रों से निकलती है। तो इसमें जो है अभिकथन और कारण दोनों सही है और ए की जो है सही व्याख्या भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में से किसने कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो इसमें जो है कौन है जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्य नहीं किए हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है दरोगा प्रसाद राय। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है ललित नारायण मिश्र। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है चंद्रशेखर सिंह और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है भागवत झा आजाद। तो
बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ललित नारायण मिश्र जो है कार्य नहीं किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है दारोगा प्रसाद राय। तो दारोगा प्रसाद राय जो है बिहार के 10वें मुख्यमंत्री थे। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर सिंह जो है बिहार के 22वें मुख्यमंत्री थे। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है भागवत झा आजाद। तो भागवत झा आजाद जो है बिहार के 23वें मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 88, बिहार में अंतर्देशीय जलमार्ग के अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार में अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने भागलपुर, मनिहारी और बक्सर में अस्थायी टर्मिनल विकसित किए हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है माल और यात्रियों की आवाजाही के लिए पटना और कालू घाट में फ्लोटिंग टर्मिनल विकसित किए गए हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है इसमें सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ था भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने भागलपुर, मनिहारी और बक्सर में अस्थायी टर्मिनल विकसित किए हैं। तो ये गलत है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जो है पटना और कालू घाट में जो है अस्थायी टर्मिनल विकसित किए हैं, न कि भागलपुर, मनिहारी और बक्सर में। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है माल और यात्रियों की आवाजाही के लिए पटना और कालू घाट में फ्लोटिंग टर्मिनल विकसित किए गए हैं। तो ये गलत है। माल और यात्रियों की आवाजाही के लिए जो है भागलपुर, मनिहारी और बक्सर में जो है फ्लोटिंग टर्मिनल विकसित किए गए हैं। तो ये भी गलत है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन दिया हुआ है बिहार के 38 जिलों में से 8 जिले भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। और कारण दिया हुआ है बिहार हिमालयी प्लेट सीमा के निकट स्थित है और इसमें गंगा के मैदानों की ओर विस्तृत कई उपसतही भ्रंश रेखाएं मौजूद है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 90, आहर पाइन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आहर पाइन प्रणाली के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है आहर पाइन प्रणाली उत्तरी बिहार की एक पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें आहर शामिल है जो जल संचयन करते हैं और पाइन जो इसे कृषि क्षेत्रों तक ले जाते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ था आहर पाइन प्रणाली उत्तरी बिहार की एक पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली है। तो ये गलत है। आहर पाइन प्रणाली जो है दक्षिण बिहार की एक प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली है, न कि उत्तरी बिहार की। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ था इसमें आहर शामिल है जो जल का संचयन करते हैं और पाइन जो इसे कृषि क्षेत्रों तक ले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं संगम कुमार साहू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और संगम कुमार साहू जो है 7 जनवरी 2026 को पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। और बिहार के राज्यपाल ने जो है शपथ दिलाई जो राज्य में एक महत्वपूर्ण न्यायिक नियुक्ति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 92, केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई घोषणा के अनुसार बिहार में जहाज मरम्मत केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जहाज मरम्मत केंद्र स्थापित किया जाएगा पटना में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93,
बिहार के किस विभाग को जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है पंचायती राज विभाग को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, बिहार की पहली जल क्रीड़ा अकादमी कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो बिहार की पहली जल क्रीड़ा अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव कहाँ है? तो ये ओढ़नी बांध पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार को बांका जिले के ओढ़नी बांध पर अपनी पहली जल क्रीड़ा अकादमी मिलने जा रही है और यह एकेडमी जो है मध्य प्रदेश सरकार और भोपाल स्थित इंडियन कैनाइंग एंड कायाइंग एसोसिएशन के सीधे सहयोग से स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान के लिए किसे राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर दिव्य ज्योति को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक फाइलेरिया को खत्म करने के उद्देश्य से एक मेगा मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया है? तो यह अभियान शुरू किया गया है 2027 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, विधानसभा में बिहार बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया? तो बिहार बजट 2026-27 प्रस्तुत किया है विजेंद्र यादव ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर बिहार में किस स्थान पर स्थित है? तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर बिहार में जो है राजगीर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, हल्दी की किस्म राजेंद्र सोनिया जो हाल ही में भौगोलिक संकेत या इसको जीआई टैग प्राप्त करने के प्रयास के कारण चर्चा में रही है, मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में उगाई जाती है? तो ये जो है उगाया जाता है बिहार के समस्तीपुर जिले में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100, पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, पहले चरण में न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल और भूतनाथ स्टेशन के बीच 3.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड प्रायोरिटी कॉरिडोर शामिल है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इस परियोजना के चरण 1 नेटवर्क में एलिवेटेड और भूमिगत दोनों तरह के खंड शामिल है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो इसमें जो है दोनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो 43वें राज्यपाल के रूप में जो है शपथ लिए हैं सैयद अता हसनैन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 102, आईआईटी पटना के किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए समझौता किया है? तो आईआईटी पटना ने जो है लिंकन विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103, 2025 तक नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है? तो नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं 10 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 104, अनु कुमारी जो भारत की 2025 की ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थी, बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये जो है बिहार के बक्सर जिले की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 105, हाल ही में बिहार के किस जिले में मंदार महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मंदार महोत्सव का आयोजन किया गया है बांका में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
मंदार महोत्सव जिसे बौसी मेला के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको जो है मंदार महोत्सव या बौसी मेला भी कहते हैं। बिहार के बांका जिले में मंदार पहाड़ी के निकट जो है ये आयोजित किया जाता है। और यह मेला जो है मकर संक्रांति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है, जो कई राज्यों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। बौसी मेले के दौरान जो है श्रद्धालु जो है पारंपरिक रूप से मंदार पहाड़ी के तल पर स्थित पापहारनी तालाब में पवित्र डुबकी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, गोकुल जलाशय जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 107, नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने कितने सीटें हासिल की थी? तो जनतांत्रिक गठबंधन ने जो है 202 सीटें हासिल की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 108, 2028 में पहले राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 2028 में पहले राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी जो है बिहार करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में जीआई उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले जीआई महोत्सव 2025 का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया? तो जीआई महोत्सव 2025 का उद्घाटन बिहार के जो है पटना जिले में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस जो है महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो इस महोत्सव का उद्देश्य है पारंपरिक शिल्पकारी, एमएसएमई और क्षेत्र विशेष उत्पादों को बढ़ावा देना था, जिससे जागरूकता और बाजार के अवसरों में वृद्धि हो सके। क्वेश्चन नंबर 110, कजरा सोलर पावर प्लांट जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कजरा सोलर पावर प्लांट जो है बिहार जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, यह जो है बिहार के लखीसराय जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 111, पटना के किस अस्पताल को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग से उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग से उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है IGIMS पटना को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 112, बिहार में प्रस्तावित अत्याधुनिक स्पोर्ट्स विलेज का विकास किस जिले में किया जाएगा? तो बिहार में प्रस्तावित अत्याधुनिक स्पोर्ट्स विलेज का विकास जो है बिहार के भागलपुर जिले में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 113, बिहार ने एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी के माध्यम से लगभग कितने मूल्य के निवेश प्रस्ताव हासिल किए? तो बिहार ने एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी के माध्यम से जो है 9,000 करोड़ रुपया जो है मूल्य के निवेश प्रस्ताव हासिल किए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 114, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र झा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 115, बिहार सरकार द्वारा घटना स्थल पर अपराध की त्वरित जांच के लिए कितने मोबाइल फॉरेंसिक वाहन लॉन्च किए गए हैं? तो 34 मोबाइल फॉरेंसिक वाहन लॉन्च किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 116, किस संस्थान ने अबिनिया बिहार 2.0 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह की मेजबानी की? तो अबिनिया बिहार 2.0 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह की मेजबानी किया है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 117, परम रुद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परम रुद्र के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है, तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका हाल ही में IIT पटना में उद्घाटन किया गया है। तो ये सही है।
सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है यह सुपर कंप्यूटरों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का हिस्सा है जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स कंप्यूटिंग अथॉरिटी द्वारा लागू किया गया है। तो ये गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से जो है कौन सा गलत है इसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। यह सुपर कंप्यूटर जो है यह सुपर कंप्यूटर के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का हिस्सा है। इसे जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी पटना और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के बीच हस्ताक्षरित कर एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किसे बिहार में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो बिहार में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है श्री गोपाल जी त्रिवेदी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 119, जकार्ता में होने वाली एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली बिहार की पहली महिला फेंसर कौन है। तो बिहार की पहली महिला फेंसर है केसर राज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये केसर राज कहाँ की है, तो पूर्वी चंपारण की है। क्वेश्चन नंबर 120, बिहार सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में जन शिकायत सुनवाई के लिए कौन से दिन निर्धारित किए गए हैं। तो बिहार सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में जन शिकायत सुनवाई के लिए जो है सोमवार और शुक्रवार जो है दिन निर्धारित किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 121, हाल ही में पटना के निकट निर्मित 108 फुट ऊंची शिव शक्ति अर्धनारीश्वर की प्रतिमा किस गांव में स्थित है। तो शिव शक्ति अर्धनारीश्वर की प्रतिमा जो है चंदसी गांव में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पटना के जो है चंदसी गांव में जो है ये स्थित है। और मुख्य प्रतिमा के एक ओर भगवान कार्तिकेय और दूसरी ओर भगवान गणेश की प्रतिमा जो शिव परिवार की पूर्णता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में निम्नलिखित में से किन न्यायाधीशों ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली। तो रितेश कुमार और प्रवीण कुमार जो है पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 123, नील विद्रोह से संबंधित मांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नील विद्रोह से संबंधित मांग के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, किसानों ने यूरोपीय बागान मालिकों के दबादब से आज़ादी की मांग की। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, किसान अग्रिम भुगतान प्रणाली के तहत काम जारी रखना चाहते थे। और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, शोषण वाली कम दरों के बजाय उचित पारिश्रमिक की मांग की। तो उपयुक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है। तो इसमें जो है कथन 1 सही है और कथन 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 2 जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 124, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में जो है अधिकारी का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में अधिकारी का रैंक दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है जनरल लॉयड। जनरल लॉयड कौन था, तो ये जो है मेजर जनरल था। नेक्स्ट है बर्ड क्या था, तो बर्ड जो है ब्रिगेडियर था। नेक्स्ट है वाल्टर स्टैनहोप शेरविल। वाल्टर स्टैनहोप शेरविल क्या था, तो ये था कैप्टन। नेक्स्ट है श्री पोटेंट क्या था, तो ये था सिविल एडमिनन। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दामिन ए कोह के अधीक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 125, तिनकठिया प्रणाली के जांच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तिनकठिया प्रणाली के जांच के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, जेवी कृपलानी ने किसानों को संगठित किया और स्थानीय स्तर पर जांच का समर्थन किया। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, फ्रैंक स्लाई ने उस समिति का नेतृत्व किया जिसने चंपारण में तिनकठिया प्रणाली की जांच की थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 126, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन दिया हुआ है, नोनिया विद्रोह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले नमक सत्याग्रह से प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित था। तो ये गलत है। नोनिया विद्रोह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार और पारंपरिक नमक तथा सोडा निर्माताओं के शोषण के विरुद्ध एक जमीनी स्तर का आर्थिक विद्रोह था। और कारण दिया हुआ है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के वाहन पर बुद्धू नोनिया ने नमक बनाने में हिस्सा लिया। तो ये सही है। तो कथन गलत है और कारण सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 127, बिहार की निम्नलिखित प्रख्यात विभूतियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो किसे जो है इसमें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 1999 में। कब किया गया है इनको भारत रत्न से सम्मानित? तो 1999 में किया गया है मरणोपरांत। और जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सीताब दियारा, सारण जिला में। और इनको जो है प्यार से लोकनायक भी कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को जो है 2024 में जो है भारत रत्न दिया गया है और इनको भी जो है मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया है। और इनको जो है जननायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम इनको जो है कभी भी नहीं जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो है 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और ये क्या थे? तो ये जो है एक महान संगीतकार थे जिन्होंने शहनाई को एक लोक और पारंपरिक वाद्य यंत्र से उठाकर वैश्विक संगीत मंच तक पहुंचाया। तो इसमें पूछा गया था कि किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो बाबू जगजीवन राम को जो है सम्मानित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से किस नेता ने अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना किए थे बाबू जगजीवन राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 129, बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किस वर्ष और किस स्थान पर हुआ था? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन हुआ था 1908 में और पटना में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 130, पटना सचिवालय गोलीकांड 1942 में हुआ था कि शहीदों और उनके मूल जिलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जिला सुमेलित है? तो पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीदों और उनके मूल जिलों के निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म जो है इसमें सुमेलित है? तो एक तरफ जो है शहीद का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जिला का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो है नाम दिया हुआ है उमाकांत प्रसाद सिन्हा। तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा जो है सारण जिले से थे। तो ये सही है। नेक्स्ट है सतीश प्रसाद झा। तो सतीश प्रसाद झा जो है भागलपुर जिला से थे। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जो है सारण जिला से थे। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 131, चेरो राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चेरो राजवंश के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है
12वीं-13वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार झारखंड क्षेत्र में चेरो साम्राज्य का उदय हुआ। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है 1771 में उत्तराधिकारी के विवाद के दौरान, जिसमें ब्रिटिश हस्तक्षेप भी शामिल था, उन्होंने चित्रजीत राय के नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध किया। तो ये भी सही है। तो ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 132, लौरिया अरेराज स्थित अशोक स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लौरिया अरेराज स्थित अशोक स्तंभ के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह स्तंभ अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके शिखर पर एक बारीकी से तराशा हुआ सिंह शीर्ष है जो अन्य मौर्य स्तंभों के समान है। तो ये गलत है। लौरिया अरेराज स्तंभ पर जो है उसका शीर्ष नहीं है, और जो मूल रूप से एक पशु की प्रतिमा थी और अब जो है कोलकाता संग्रहालय में रखी हुई है। तो इसमें पूछा था उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 133, बिहार में कुषाण कालीन खोजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुषाण कालीन खोजों के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, बक्सर से मिले ढेर में कुषाण कालीन सिक्के शामिल हैं जो बीम कड़फिसेस द्वितीय से लेकर वासुदेव काल तक के हैं। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, कुम्हरार में हुई खुदाई से ऐसा टेराकोटा मिले हैं जिनमें कुषाण काल की विशिष्ट विशेषताओं और वेशभूषा दिखाई देती है। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 134, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापत्य विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापत्य के बारे में जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इस स्थल में एक विशाल वर्गाकार मठ स्थित है जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 330 मीटर लंबी है और जिसमें 208 कोठरियां हैं। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, मठ के केंद्र में एक क्रॉस के आकार का स्तूप स्थित है जो इस परिसर का मुख्य केंद्र बनाता है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, इस परिसर में एक पुस्तकालय भवन शामिल है जो जल आधारित शीतलन प्रणाली से सुसज्जित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 135, विद्यापति की साहित्यिक कृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विद्यापति के साहित्यिक कृतियों के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका आवहट भाषा में रचित है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, उनकी प्रसिद्ध पदावली संस्कृत में लिखी गई है। तो ये गलत है। उनकी प्रसिद्ध पदावली जो है संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है, मैथिली में लिखा हुआ है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 136, पटना कलम के चित्रकारों की विशिष्ट कृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पटना कलम के चित्रकारों की विशिष्ट कृतियों के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, शिवलाल के शिष्य बानीलाल अपनी कजली स्याही तकनीक के लिए जाने जाते थे और वे अपनी चित्रों में स्थानीय त्योहारों तथा पटना के दैनिक जीवन को दर्शाते थे। तो ये गलत है। बनारस के महाराजा के पूर्व दरबारी कलाकार सेवक राम जो है 1790 में पटना चले गए और 1826 में वहीं काम किया और वे अपनी कजली स्याही, लघु चित्र शैली और दशहरा, छठ तथा होली जैसे त्योहारों के चित्रण के लिए जाने जाते थे। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, सिया दयाल लाल
हाथी दांत पर लघु चित्र बनाते थे और उनके ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक थी। तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सेवक राम अपनी स्वाभाविक और बिना किसी अतिशयोक्ति वाली चित्रकला शैली के लिए जाने जाते थे। तो ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है हुलास लाल यूरोपीय शैली में चित्र बनाने के लिए जाने जाते थे और बनारस से जुड़े चित्रकारों के एक परिवार से ताल्लुक रखते थे। तो ये सही है। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसमें चूज करना था। तो इसमें जो है कथन 2 और 4 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित विभागों पर चर्चा कीजिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है वित्त विभाग, सेकंड में दिया हुआ है स्थानीय स्वशासन, थर्ड में दिया हुआ है लोक निर्माण, फोर्थ में दिया हुआ है आपूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण। तो 1937 के पहले मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिन्हा के पास कौन सा विशिष्ट विभाग था? तो 1937 के पहले मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिन्हा के पास जो है वित्त विभाग था, स्थानीय स्वशासन विभाग था और लोक निर्माण विभाग था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस वर्ष और किस स्थान पर बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बिहार में आयोजित किया गया था 1912 में बांकीपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 139, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में जो है गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम दिया हुआ है और सूची 2 में वर्ष दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा। तो प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा हुआ था 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सेना। भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो है स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन हुआ था 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह की बैठक। चंपारण सत्याग्रह का बैठक हुआ था 1917 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 140, शेरशाह सूरी के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शेरशाह सूरी के उदय के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है शेरशाह ने नुहानी शासकों के अधीन सेवा करके और जलाल खान के दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाकर बिहार में अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है 1536 में उसने चौसा के युद्ध में बंगाल की सेना को पराजित किया और पूर्वी भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित की। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 141, बिहार में अकबर के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार के अकबर के प्रशासन के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है लगभग 1580 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में बिहार को एक मुगल सूबे के रूप में संगठित किया गया। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है राजा मान सिंह प्रथम ने गिद्धौड़, खड़गपुर और भोजपुर के स्थानीय सरदारों के साथ गठबंधन करके मुगल नियंत्रण को सुदृढ़ किया। तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया और बाद में इसे मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। तो ये भी गलत है। मान सिंह ने रोहतास को जो है अपनी राजधानी बनाया और बाद में जो है पूर्वी भारत में मुगल सुदृढ़ीकरण के हिस्से के रूप में प्रशासनिक केंद्र को स्थानांतरित कर दिया, ना कि मुंगेर में। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 142, पुरानी डच फैक्ट्री की इमारत को किस वर्ष पटना कॉलेज में बदला गया था? तो पुरानी डच फैक्ट्री की इमारत को जो है पटना कॉलेज में बदला गया था 1863 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 143, मधुबनी चित्रकला में महिलाओं की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मधुबनी चित्रकला में महिलाओं की भूमिका के संबंध में कथन दिया हुआ है और इसमें कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, गंगा देवी मधुबनी कला की कचनी शैली की विशेषज्ञ थी, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, सीता देवी मधुबनी कला की भरनी शैली में विशेषज्ञ थी, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, जगदम्बा देवी मधुबनी कला के क्षेत्र में 1975 में पद्मश्री पाने वाली पहली कलाकार थी, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 144, हाल ही में हुए बिहार चुनावों में कुल मतदान प्रतिशत कितना था। तो बिहार चुनावों में कुल मतदान प्रतिशत था 66.91%, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 145, पावापुरी स्थित जल मंदिर एक जलाशय से घिरा हुआ है जिसका निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके कारण किया गया है। तो इसका निर्माण जो है वर्षा जल और भूजल का संचय के कारण किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 146, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में वनावरण के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर में जो है वनावरण के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 147, 2024-25 के दौरान अंडे के उत्पादन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर किस राज्य में दर्ज की गई है। तो अंडे के उत्पादन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर जो है दर्ज किया गया है बिहार में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148, हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार का स्कोर कितना है। तो बिहार का स्कोर है 30.9, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 149, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को 3000 की अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, किसानों को दी जाने वाली 9000 रुपये की पूरी संयुक्त वार्षिक राशि का वित्त पोषण केवल बिहार सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। कुल 9000 की राशि दो अलग अलग सरकारों की संयुक्त राशि है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित 6000 और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित राशि 3000 मिलता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 150, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 2024-25 में मौजूदा कीमतों पर 13.1% बढ़ा है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, बिहार के कुल सकल राज्य मूल्य संवर्धन GSVA में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 24-25 में बढ़कर 26.8% हो गई, तो ये गलत है। बिहार के कुल सकल राज्य मूल्य संवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है 2024-25 में जो है 21.9% से घटकर 18.3% हो गया है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, बकाया ऋण GSDP अनुपात 37.7% था, तो ये सही है।
फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2024-25 में 374 किलोवाट घंटा तक पहुंच गई है। तो ये भी सही है। तो इस उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4 जो है इसमें सही है। तो इसमें जो है 150 क्वेश्चन था स्टूडेंट, उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग टेस्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।